नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर आज की यही है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को एक मत से नेता चुन लिया गया है। खटीमा से चुनाव हारने के बाद धामी के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जो आज खत्म हो गया है। धामी ने राजभवन जाकर दावा पेश भी कर दिया है और 23 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें उपचुनाव जीतना होगा। वो किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल बड़ी खबर आज की यही है कि पुष्कर धामी जो रेस में सबसे आगे चल रहे थे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और 23 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। 4 दिनों बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा योगी राज 2.0। नया इतिहास रचकर योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के साथ कितने मंत्री बनेंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तमाम सवाल दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन आज हम आपको योगी की शपथ के कुछ खास सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं। देखिए आप भी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुछ इसी अंदाज में अब से ठीक 4 दिन बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी की कमान संभालने जा रहे हैं। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पहले जीत का जश्न जोरदार मना, फिर होली शानदार मनी और अब शपथ ग्रहण जानदार बनाने की बीजेपी की ऐतिहासिक तैयारी है। और इसीलिए शपथ ग्रहण वाली जगह यानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को चमकाया जा रहा है। सड़क के किनारे फूलों से भरे गमले लगने लगे हैं। शपथ के वीआईपी मेहमानों के लिए 3 हेलीपैड खींची जा रही है। 23 मार्च को अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर लखनऊ जो पहुंच रहे हैं। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और इसी स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा और कैपेसिटी स्टेडियम की 50,000 लोगों के बैठने की है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश से लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर जो पार्किंग डेवलप की जा रही है वो 20,000 से ज़्यादा गाड़ियों को खड़ी करने की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो जिस दिशा से आए उससे आराम से अपने शपथ ग्रहण समारोह की समाप्त होने के बाद वो वापस भी जा सके। अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा तो लखनऊ में, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी तैयारी भी बीजेपी ने पूरी कर ली है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। 2022 का रण तो बीजेपी ने फतेह कर लिया है, लेकिन 2022 के इस रण से 2024 के विजय पथ पर आगे बढ़ने की बीजेपी की तैयारी है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ दिल्ली से पंकज झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था और राज्य के कई इलाकों में नामांकन के दौरान खूब बवाल हुआ। एटा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह अपने नामांकन का दूसरा सेट दाखिल ही नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद में भी नामांकन से रोके जाने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो एटा और फर्रुखाबाद में समाजवादी कार्यकर्ता के उम्मीदवारों के साथ मारपीट हुई, शिकायत दर्ज हुई है।
तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की। अब आगे बढ़ते हैं और बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में बिहारी बाबू, जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। आखिर बिहारी बाबू को ममता बंगाल से क्यों नहीं चुनाव लड़वा रही हैं? क्या है ममता बनर्जी का प्लान? मनोज्ञा लोईवाल ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का ये रोड शो आसनसोल की सड़कों पर निकला है। शत्रुघ्न सिन्हा आज नामांकन के लिए जाते वक्त पत्रकारों को अपना फेवरेट डायलॉग कहना नहीं भूले। सेल्फी दादा, सेल्फी दादा। एक मिनट दादा, कैसे है सर? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? जय मंगल, जय ममता। खामोश खामोश। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। दरअसल बाबुल सुप्रियो, जो बीजेपी में थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद अब 12 अप्रैल को आसनसोल की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बिहारी बाबू आसनसोल से चुनाव लड़ने क्यों आए हैं, इसका जवाब उन्हीं से जान लीजिए। देश हित में जो होगा और यहाँ पे ममता जी का नेतृत्व होगा, हम अपनी आवाज, विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे, दबंग बनाएंगे और ममता जी के साथ मिलकर बंगाल की समस्याओं को, देश की समस्याओं को और खासकर अपने आसनसोल की समस्याओं को से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं और आज से और तत्पर रहेंगे। बंगाल में 14 से 15% हिंदी भाषी लोग हैं। आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 40% हैं। इनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। गैर बंगाली कोयला खदान, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। आसनसोल की सीट से शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि बिहारी बाबू को मैदान में उतारकर ममता बनर्जी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला ये कि एक हिंदी बाहुल इलाके में शत्रुघ्न सिन्हा को उतारकर उसे कभी न जीत पाने का रिकॉर्ड तोड़ने की, और दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा को बंगाल के बाहर पार्टी का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करने की। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा की पैठ पूरे देश में बतौर नेता भी है और अभिनेता भी है। आसनसोल लोकसभा सीट ममता बनर्जी आज तक नहीं जीत पाई हैं। पिछले 2 बार से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो भारी अंतर से जीतते रहे। इस बार आसनसोल में बिहारी बाबू का मुकाबला बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से है। बीजेपी की विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही अग्निमित्रा पॉल पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। तो चलिए अब भारत की बात में बंगाल से बिहार का रुख करते हैं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश सहनी की दावेदारी को दूर रखते हुए बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी मुकेश सहनी के राजनीतिक फैसलों से खुश नहीं है, लेकिन अब जेडीयू ने जिस तरह से मुकेश सहनी से सहानुभूति दिखाई है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उसमें कोई कहने वाली बात है। आपने देखा कि 19 में भी जब हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ, तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। इस बयान से ये तो साफ है कि बिहार के पशुपालन मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मुकेश सहनी के पक्ष में बयान दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, मुझको लगता है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए था बीजेपी को, और ऐसा ही करना था। कोई व्यवस्था थी, कोई कारण था, तो मुकेश सहनी जी को जरूर भरोसा में लेकर तब यह करना चाहिए। विवाद की जड़ में है मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट।
मुसाफिर पासवान के निधन की वजह से इस सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपनी पार्टी के प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी, जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्हें टिकट दिया है। मुकेश सहनी भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के पिछले दिनों कई सारे ऐसे राजनीतिक फैसले लिए जिससे बीजेपी नाराज है। मुकेश सहनी ने यूपी में उम्मीदवार उतारे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। एमएलसी चुनाव में भी मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ कड़े बयान दिए हैं। निषाद और अत्यंत पिछड़ा के वोट के नाम पर वोटों का व्यापार करने वाले मुकेश सहनी को यूपी के निषाद और अत्यंत पिछड़ा समाज ने शून्य पर आउट कर करके जमानत जब्त करा करके इनको सबक सिखाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को सीटें दी थी, जिनमें से 4 वीआईपी के सिंबल पर जीत कर आए थे। मुसाफिर पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बाकी जो 3 विधायक बने हैं वो बीजेपी के नेता रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो उनके सामने मुश्किलें आ सकती है। ऐसे भी मुकेश सहनी का कार्यकाल बिहार विधान परिषद में इसी साल खत्म होने वाला है। तो उधर तो मुकेश सहनी जो है बीजेपी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जिस उम्मीदवार के लिए मुकेश सहनी ने बीजेपी से विवाद किया है, वो उम्मीदवार आज आरजेडी में शामिल हो गया है। अमर पासवान को मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे, आज अमर पासवान आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो जिस उम्मीदवार के लिए बीजेपी से पंगा, वो तो उम्मीदवार आरजेडी में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। करीब 2.5 घंटे की फिल्म है कश्मीर फाइल्स, लेकिन इस फिल्म पर विवादों की फाइल्स और मोटी होती जा रही है। फिल्म को लेकर देश में सियासी दलों में जुबानी जंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई मुसलमान सांसद फिल्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभिनेता आमिर खान लोगों से कह रहे हैं कि ये फिल्म जरूर देखिए। कश्मीरी पंडितों के दर्द और सिसकियों के साथ शुरू हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स देखते ही देखते सियासी विवादों की फाइल्स बनती जा रही है। कश्मीर में हिंदू पंडितों को बहुत अत्याचार झेलना पड़ा है। हिंदू पंडित अपने ही देश में निर्वासित हो गए। अब तक उनकी घर वापसी नहीं हो सकी है, लेकिन घर वापसी का तो वादा बीजेपी ने और मोदी जी ने किया था। घर वापसी का वादा पंडितों को, वो अब तक क्यों नहीं हुआ है? तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, डोगरा, नॉन डोगरा, सब उससे प्रभावित हुआ, नुकसान हुआ। कश्मीर फाइल के आधे सच की इतनी चोट लगी, अगर पूरा सच होता तो उनका क्या हाल होता? जब रात है इतनी डर वाली, तो सुबह का आलम क्या होता? तो अगर कश्मीर फाइल की जो हकीकत है, जिसकी सच्चाई है, उससे देख करके जो बौखलाए हुए हैं तो उनको जिन्ना भी याद आ जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम ने कल सीएम योगी से भी मुलाकात की। जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था, वो अब लोगों तक पहुंचा है। और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी, और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए। डीजल की कीमतों में 25 रुपए बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये कीमत सिर्फ डीजल की थोक खरीद के लिए बढ़ी। तेल कंपनियों के इस फैसले का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन रूस युद्ध 26वें दिन भी जारी है और इस युद्ध की कीमत दुनिया भी दूसरे तरीकों से चुका रही है और असर की जद में भारत भी है। तेल कंपनियों ने डीजल के थोक ग्राहकों को भारी झटका दिया है। थोक ग्राहकों के लिए डीजल का रेट प्रति लीटर 25 रुपए बढ़ गया है। हालांकि रिटेल प्राइस पर डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं है, यानी आम जनता को सीधे डीजल की बढ़ी कीमतों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन थोक रेट में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब भी ढीली होनी तय है।
उन्होंने ही मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने उसको अनुमोदन दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटली आगे जाएगी। गोवा के विकास में हम सभी एक साथ में मिलकर गोवा का विकास करेंगे। आपसे दूसरा सवाल है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और क्या प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं? माननीय राज्यपाल को अभी हम हमारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का न्योता दे रहे हैं। उन्होंने जब भी देने के बाद ही तुरंत ही हम हमारे डेट और ये फाइनलाइज करने। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं शपथ ग्रहण में जा पाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।